गांव से 3 किलोमीटर दूर सर्द रात में जंगल के सुनसान रास्ते पर महेश एक पेड़ के पीछे छिपा सड़क की तरफ देख रहा था और सोच रहा था, बस आज कोई बड़ा मुर्गा हाथ लग जाए जिससे अगले 1 हफ्ते का काम बन जाए। कुछ देर बाद उसने देखा एक काला मास्क वाला आदमी वहाँ से गुजर रहा था और उसके कंधे पर एक बड़ा सा थैला लटका हुआ था। तभी महेश उसके सामने आ गया और अपना चाकू निकाल लिया और महेश को देखकर मास्क वाला आदमी बिल्कुल ही रुक गया और उसे घूरने लगा। महेश ने बोला, झोले को छोड़ और यहीं पर निकल जा, वरना मैं तुझे मार डालूंगा। इतना सारा सुनने के बाद भी उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया तो महेश को गुस्सा आ गया और उसने चाकू निकाला और उसके हाथ पर मार दिया और वह आदमी बिना आवाज किए बेहोश हो गया। तो महेश ने झोले को निकाला और उसका चैन खोला। जैसे ही झोले का मुंह खोला, उसके नाक में बहुत ही बुरी बदबू उसके नाक में गई। तो महेश ने झोले को उल्टा करके जमीन पर पलट दिया और फिर जिसे देखने के बाद महेश की आंखें फटी की फटी रह गई। झोले के अंदर से 3 कटे हुए औरतों के सर निकले। तभी पीछे से तेज तेज सांस लेने की आवाजें सुनाई देने लगी। महेश ने डरते हुए पीछे देखा तो वह आदमी अब होशो हवास में उसके सामने खड़ा था। वह कोई और नहीं बल्कि एक बहुत ही भयानक दानव था। अगली सुबह गांव के सरपंच ठाकुर वीर प्रताप की हवेली के पास में कुछ गांव वाले वहां पर जमा थे और वहीं पर महेश की लाश चिड़ी फड़ी हालत में पड़ी थी। उसकी बीबी उसी लाश के पास बैठकर रो रही थी और ठाकुर साहब के आते ही सभी गांव वालों ने एक ही सुर में बोला, ठाकुर साहब, आखिर कब तक इसी तरह हमारे गांव के लोग शिकार होते रहेंगे? ठाकुर साहब ने बोला, अब इस समस्या को हम खुद सुलझाएंगे और जाकर उसी जंगली रास्ते पर बैठेंगे, देखेंगे कौन है वो जो लोगों की हत्याएं कर रहा है। ठाकुर साहब ने सफेद कुर्ता पहना और अपने ऊपर कुछ कीमती जेवरात भी डाल लिए ताकि वो कंफर्म कर सके ये हत्याएं कहीं लूटपाट के माध्यम से तो नहीं की जा रही हैं। और ठाकुर साहब उसी रास्ते से गुजर रहे थे। तभी उन्हें एक लड़की के रोने की आवाजें सुनाई दी। इतनी रात को सुनसान जंगल में आखिर कौन रो सकता है? अब ठाकुर साहब के कदम उस आवाज की तरफ बहुत तेजी से बढ़ने लगे। तो ठाकुर साहब ने देखा एक लड़की रोड के किनारे बैठकर रो रही है और उसने अपने चेहरे को घूंघट के पीछे दबाए हुए थी और उसके पास में एक आदमी पड़ा था जो जमीन पर बेहोश पड़ा था। और उस लड़की ने ठाकुर साहब को अपने पास देखकर और रोने लगी। तभी ठाकुर साहब ने गरज कर पूछा, तुम कौन हो और यहाँ पे क्या कर रही हो इतनी रात को? यह सुनकर लड़की ने अपना चेहरा उठाकर ठाकुर साहब की तरफ देखा और बोला, मैं पास के गांव माधवपुर से हूँ। पति की तबीयत काफी दिनों से खराब है। गांव के सरपंच से जब मैंने मदद मांगनी चाहिए तो सरपंच ने कहा अगर उनके साथ में कुछ रातों के लिए सोऊंगी तो मेरे पति का इलाज करवा देंगे। और जैसे ही मैंने उनकी बातों को मना कर दिया तो सरपंच ने मुझे और मेरे पति को गांव से बाहर निकलवा दिया और अब मैं बिल्कुल बेसहारा हूँ। यह सब सुनकर ठाकुर साहब को उस लड़की पर और उसके पति पर दया आ जाती है और उन्हें अपने साथ हवेली ले आते हैं और एक बड़े से कमरे में उनके रहने का इंतजाम कर देते हैं। और ठाकुर साहब ने बोला, जब तक तुम्हारे पति का इलाज यहाँ चल रहा है तब तुम यहाँ पे रह सकती हो। इतना कहकर ठाकुर साहब कमरे से बाहर चले जाते हैं और चंदा अपने पति को देखकर मुस्कुराने लगती है। रात को ठीक 12 बजे हवेली का नौकर रामू काका किचन की सफाई में लगा हुआ था और किचन की सफाई होने के बाद रामू काका एक बिल्ली पाल रखे थे जो उस बिल्ली को डेली दूध पिलाते थे और किचन की सफाई करने के बाद बिल्ली को दूध पिलाकर सो जाते थे। लेकिन उस दिन बिल्ली दूध पीने के लिए किचन में नहीं आई तो रामू काका ने बार बार बिल्ली को आवाज लगाई लेकिन बिल्ली वहाँ पर नहीं आई। तभी कुछ समय बाद बिल्ली के रोने की आवाजें आई और रामू काका डर गए और उसी आवाज की तरफ भागे तो उन्होंने देखा कि चंदा के रूम का गेट खुला हुआ है। तो रामू काका ने चंदा के कमरे में देखा तो चंदा दीवार की तरफ मुंह करके बैठी हुई है और चबर चबर की आवाजें पूरे कमरे में गूंज रही थी। तो रामू काका ने बोला, चंदा तुम ये क्या कर रही हो? उसकी बात सुनकर चंदा ने एक झटके में पलट कर देखा। उसकी आंखें एकदम नीली थी और चेहरे पर खून लगा हुआ था और बिल्ली का मांस उसके मुंह के अंदर था और जिसे वो चबा चबा कर खा रही थी। और यह सब देखकर रामू काका दर्द से चिल्ला उठे। तभी चंदा रामू के सीने पर हाथ रखकर कुछ मंत्र पढ़ने लगी और उसके बाद रामू काका की आवाज बंद हो गई
और हाथ पैर काम करना बंद कर दिया और सुबह रामू काका की हालत बहुत ही गंभीर मिली। ठाकुर साहब ने अब उनको भी एक कमरा दे दिया और बोला इनका भी इलाज करवाया जाए। और कई दिन बीत जाने के बाद रामू काका की तबीयत में कोई सुधार नहीं आता है। तभी वैद्य जी ने कहा, ठाकुर साहब आप इन्हें मेरे आश्रम भेज दीजिए ताकि जल्दी आराम हो जाएगा इन दोनों को। ठाकुर साहब ने बोला ठीक है और जल्दी भेजने का प्रबंध करवाते हैं। तो वैद्य जी ने बोला चंदा और उसके पति को भी साथ में भेज देना ताकि चंदा वहाँ रहेगी तो उन दोनों का देखभाल अच्छे से कर लेगी। तो ठाकुर साहब ने बोला तो ठीक है कोई बात नहीं है, चंदा को भी साथ में ले जाओ। चंदा और उनका पति और रामू काका तीनों आश्रम पहुंच चुके थे। तकरीबन रात को 11:30 बज रहे थे। तभी वैद्य जी ने एक लेप बनाकर लाया कटोरे में और चंदा को बोला चंदा इसे अपने पति के माथे पर मल दो जिससे तुम्हारे पति की तबीयत में सुधार आएगी। तो चंदा ने उसे अपने पति के माथे पर लेकर मालिश करने लगी। तो वैद्य जी ने बोला तुम ठीक से नहीं कर पा रही हो, लाओ मुझे दो, मैं बता रहा हूँ कैसे करना है। तो वैद्य जी ने चंदा के शरीर को बहुत ही ललचाई नजरों से देख रहे थे। वैद्य जी ने बोला लाओ मैं बताता हूँ कैसे लगाना है। ऐसा कहकर वैद्य जी ने चंदा का हाथ पकड़ लिया और वैद्य जी चंदा का हाथ छोड़ ही नहीं रहे थे और ये सब नोटिस कर रही थी चंदा। और अचानक से चंदा ने एक मंत्र पढ़ना शुरू किया। यह मंत्र सुनते ही उसके पति की सांसें तेज तेज चलने लगी और वह होश में आ गया और खड़ा हुआ। और यह सब देखकर वैद्य का दिल पूरी तरह से दहल उठा और उनकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। और उसने वैद्य जी की गर्दन पकड़कर इतनी जोर से दबाया कि वैद्य जी की आंखों से खून की धारा निकल गई और वह भयंकर आवाज करते हुए दानव के रूप में आ गया और उसके सर पर सींग निकल आए और वह बहुत ही भयानक दिखने लगा। और उसने वैद्य जी के सीने को चीरे डाला और उनकी मांस खाने लगा। और चंदा पास में खड़ी मंद मंद मुस्कुरा रही थी। तभी वहीं पे ठाकुर साहब भी आश्रम पहुंच जाते हैं और ये सब देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। ठाकुर साहब ने वहाँ ऐसा क्या देखा, चंदा और उसके पति की सच्चाई क्या है? अगर इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताएं। तो नेक्स्ट पार्ट जरूर लेके आऊंगा और सभी सवालों के जवाब देंगे। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल बलून विद माया को सब्सक्राइब जरूर करें। ज्यादा नहीं दोस्तों, 500 लाइक का टारगेट है, प्लीज इसे कंप्लीट कर देना। अगर कोई क्वेश्चन रह गए हो तो कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। मैं हूँ अक्षय कुमार, आपका दोस्त।